Okay, so we should start physics, laser physics. In the last lecture, हम लोगों ने in the last lecture we have discussed about the applications of laser as well as difference between ordinary light and laser. बहुत सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने निकाला और that was good, more than enough. और ये पार्टिकुलर यूनिट के लिए जैसे तुम लोग क्षीरसागर का बुक अगर फॉलो करते हो तो दिस इज गुड वन. अदरवाइज इसका एक यूनिट मैं एक आध दिन में तुमको शेयर करूंगा, द कंप्लीट यूनिट ऑफ दिस लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर. इसका राइट ऑफ जो है एक आध दिन में मैं क्वेश्चन के साथ, असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ मैं तुमको सेंड करूंगा. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. हम तुम्हें एक्चुअली लेजर बनाना सिखाएंगे तो उस लेजर के लिए कौन सा मैकेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. So this mechanism was actually given by Einstein. इसमें भी आइंस्टाइन का नाम जुड़ा हुआ है. And 1917 में आइंस्टाइन ने ये मैकेनिज्म दिया और फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर बनने में अबाउट 37 years. जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1917 में ये मैकेनिज्म दिया गया और 1960 में फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर आया. तो 1960 और 1917 के बीच में जो गैप है, उतना गैप जो है उस मैकेनिज्म को, उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करने में. थ्योरी में बहुत सिंपल फंडामेंटल थ्योरी है. ये समझने में बहुत कठिन है ऐसी बात नहीं है, बट इस फंडामेंटल थ्योरी को तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस लेजर. और हर बार इसको घुमा फिरा करके उल्टा पुल्टा करके इस क्वेश्चंस को किसी न किसी ढंग से पूछा जाता है. सो दिस मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू. मॉर्निंग सर. तो अब ये थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से मतलब इस चीज को लिया गया. तुम लोगों ने नील्स बोर का प्रिंसिपल पढ़ा है. नील्स बोर के प्रिंसिपल में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात की जाती है, वहां से थ्योरी हम वहां से शुरू करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहा जाता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द सेंटर numbers of protons, z numbers of protons are there and a minus z numbers of neutrons are there inside the nucleus, and electrons are moving around this nucleus in a particular energy level. हालांकि रदरफोर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें एनर्जी लेवल का कांसेप्ट नहीं था, लेकिन नील्स बोर का जो स्टेटमेंट आता है उसमें कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons are moving in a particular energy levels. एक फिक्स एनर्जी लेवल पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उस लेवल पर तब तक रहते हैं जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल पे एनर्जी के बराबर है. एक सिंपल लाइन नहीं है, ये एक एनर्जी लेवल है और इस एनर्जी लेवल पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि सेम एनर्जी का है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन पे है. यहाँ पर लेट्स से दिस इज E1, तो ये E1 एनर्जी के बराबर होगा. इफ दिस एनर्जी लेवल दिस इज E, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू होगा दैट इज E2. तुम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन भी किया था. कैलकुलेशन में हम लोग क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किए और एक रिलेशन आता है दैट इज गिवन बाय नील्स बोर, दैट वाज mvr इट इज इक्वल टू nh क्रॉस r nh upon 2 pi. दिस इज nh क्रॉस. फर्स्ट टाइम h क्रॉस, ये जो h क्रॉस न्यू क्वांटम न्यू प्लैंक कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली गिवन बाय नील्स बोर एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम. तो ये उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस एनर्जी लेवल पे चक्कर लगाता है जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू nh क्रॉस वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर्स है. तो एक फिक्स वैल्यू होता है. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो द टर्म क्वांटाइजेशन, the term this h cross, these are first time used by Niels Bohr. और इसमें फिर एक स्टेटमेंट और साथ में जोड़ा गया कि ये फिक्स एनर्जी लेवल्स है. एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे अगर कोई ट्रांसफर होता है तो वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन. ये लोअर एनर्जी लेवल हुआ, ये हायर एनर्जी लेवल हुआ. अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इसको एनर्जी जो है वो इमिट करना पड़ेगा. सो तीन स्टेटमेंट जो है नील्स बोर का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स एनर्जी लेवल पे चक्कर लगाता है। सेकंड, ये उसी ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है जिस ऑर्बिट पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू nh/2 के बराबर है, जहां पर v जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r जो है वो उस पाथ का रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिस पाथ पर वो चक्कर लगा रहा है। सो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh क्रॉस के बराबर होना चाहिए। थर्ड, एक इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स एनर्जी लेवल पर है तो उसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी लेने देने की बात नहीं है, लेकिन अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर कोई जंप करता है तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे अगर कोई वापस आता है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। इसको कुछ इस डायग्राम बनाने के साथ साथ हम इसको कुछ इस ढंग से भी ड्रा कर सकते हैं। दिस इज दैट ग्राउंड स्टेट, दिस इज E1, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। दिस इज अनदर स्टेट, this is E2, this is known as ground state। लोअर एनर्जी लेवल को हमेशा ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, और उससे जस्ट अपर होता है तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट, सो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके ऊपर और अगर कोई है तो दिस इज E3, द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस प्रकार से डिफरेंट लेवल्स हैं। सो दीस आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये लेवल बढ़ते जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां पे पहुंचेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल पे अगर लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये एनर्जी नहीं करेगा। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बाय दिस। आइंस्टाइन ने इसी स्टेटमेंट का स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर अपना एक और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हुए जो थ्योरी बताया गया, उसी थ्योरी के बेसिस पर लेजर मैकेनिज्म ड्राइव किया गया। लेजर का जो आउटपुट के फॉर्म में जो लेजर मिला है वो उसी थ्योरी के बेसिस पे मिला हुआ है। सो बेसिकली फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन, सिमिलर टू दिस निल्स बोर्स स्टेटमेंट, this was like this. So let us start from the first point. So this is the ground state। in this पूरे चैप्टर पे हम ये सब लाइंस खींचते रहेंगे, हर बार इस मैकेनिज्म को छोड़कर हम जा नहीं सकते। This is the ground state and this is that excited state E2। So in this ground state, let's say we have numbers of electrons, or let's say this is atoms। So N1 numbers of atoms are there। Why this is at the ground state? Because all these atoms will have energy equal to E1। ये सारे के सारे एटम्स का एनर्जी जो है वो E1 के बराबर है, इसलिए ये सारे के सारे एटम्स जो है वो इस E1 एनर्जी लेवल पे है। ये E2 जो एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये खाली है, उसमें किसी प्रकार का कोई एटम नहीं। When we give energy by any means, जब हम अगर इसको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी कितना दे रहा है, इन दोनों के गैप के बराबर। सो द गैप बिटवीन द डिफरेंस एनर्जी दैट डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर ये दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर एनर्जी हमने इस एटम को दिया तो ये एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। दिस इज अ ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर लेवल। And why this transition? Because this atom is absorbing that energy, and that energy is here in the case of laser। हालांकि ये energy different form में दिया जा सकता है, but particularly in the chapter of this laser we are talking about light, photons, light particles। तो ये photonic energy के form पे यहाँ पर एनर्जी दी जाती है, तो इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके ये एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। दिस इज एब्सॉर्प्शन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन गिवन इन दिस मैकेनिज्म ऑफ लेजर इज एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन। सो इफ यू वांट टू राइट what is absorption transition, you should try to write by using your own sentence। मैकेनिज्म सिंपल सा है, even में we have even atoms, when we give energy in form of photons, these atoms absorb the photon and excite up to higher energy level। This is a transition because of absorption of energy, that's why this transition is known as absorption transition। So write the definition and write the statement related to absorption transition।
when some energy is given to the atoms of, suppose it may be given as electrons, but I'm writing here atoms. So the atoms, given to the atoms of ground state E1 in this diagram, after absorbing the energy, atoms transit to excited state सो ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया E2 पे. दिस इज a transition due to absorption of energy. This is a transition due to absorption of energy. That's why, so it is known as absorption transition. So this is known as absorption transition. So just write your this I should not say definition. Just write what is this absorption transition is. इसमें जो मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है उसको अपने सेंटेंस में समझाना. मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपने सेंटेंस में लिखो तो ज्यादा अच्छा है. मैकेनिज्म सिंपल सा है. ग्राउंड स्टेट में n1 एटम्स है, हमें एनर्जी दिया, इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया. अब चूंकि ये ट्रांजिशन है एंड दिस ट्रांजिशन व्हिच इज बिकॉज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन. ओके, क्लियर? Yes, sir. चलिए इसको नोट कर रहे हैं तो जल्दी नोट करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेता हूं. So in form of mathematical equation, let's say atoms को अगर हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो this is A plus h nu, एक फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया, एक एटम को हम एक फोटॉन दे रहे हैं और ये एक फोटॉन जो एनर्जी है this h nu, this is equal to E2 minus E1. जो फोटॉनिक एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के गैप के बराबर हैं. तो एक फोटॉन एब्जॉर्ब किया and this becomes A star. ये एक्साइटेड एटम है. आगे बढ़े. हो गया. Sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So just I am repeating the sentence. एक ग्राउंड स्टेट में एटम्स था, हमने एनर्जी दिया और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया. ये एब्सॉर्प्शन के जरिए हो रहा है, इसलिए दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन. इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया A plus H nu न्यूक्लियर रेजिस्टर. अब थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. हमने कहा था कि हमारा जो फाइनल टारगेट है, व्हाट इज आवर फाइनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज टू ऑब्टेन लेजर. हमको लेजर चाहिए. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लेजर. लेजर इज हाई इंटेंस बीम. हाई इंटेंसिटी का आउटपुट है, रेडिएशन है. अब हाई इंटेंसिटी पे हमने डिस्कस किया था. हाई इंटेंसिटी मींस मोर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स. जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ फोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन हाई इंटेंसिटी का बीम हमें मिलेगा. तो हमें इस यहाँ पर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को जो इमिट हो रहा है उसको बढ़ाना है. मींस हम यहाँ पे क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे बात करेंगे. तो मैथमेटिकली वी विल टॉक अबाउट द क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स emitted or number of atoms transited. So let us have some more mathematical term. So let NAB, AB stands for absorption. NAB is total number of
atoms transited from energy level, no, sorry. NAB is the total number of, I should write total number of absorption transition. Total number of absorption transition. Let's say that is the total number of absorption transition. NAB, this is the total number of absorption transition. Then this NAB, this is proportional to Q nu. This Q nu, it is energy given to atoms of E1 state. I am just using these notations from your क्षीरसागर किताब लास्ट क्लास में कोई मुझे उसका कवर पेज दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये लेजर वाला जो चैप्टर का जो नोटेशंस है, ये नोटेशंस का वहां से ले रहा हूँ, कुछ फिजिक्स पे वहां से लूंगा, है ना, लेकिन 100% उस बुक से होगा ऐसा गारंटी नहीं है। मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें जो नोटेशंस यूज किए गए, फिजिक्स यूज किया गया, आई विल यूज दैट। So this NAB, this is proportional to Q nu. Q nu is the total energy given. यहाँ पर क्या हो रहा है? एक फोटॉन हमने दिया, एक एटम हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन हो, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम यहाँ पे देंगे, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। So this total number of absorption transition NAB, this is controlled by, this is governed by, not controlled, this is governed by the energy given. हमने जितना ज्यादा एनर्जी दिया उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा। That's why this NAB, it is directly proportional to Q. Second, this NAB, this is proportional to delta T. ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी बहुत सारा दे दिया, आपको उसको कंटिन्यूस देते रहना है। So this time is also the factor. So this is delta T time up to the energy is given. जितने ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे वो टाइम है डेल्टा T. Energy is given. So this is also proportional to delta T. आप ज्यादा एनर्जी दीजिए, ज्यादा टाइम तक दीजिए, कंटिन्यूस प्रोसेस रखिए, तो ये एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन की वैल्यू जो है बढ़ेगी। थर्ड, ग्राउंड स्टेट में अगर एटम ही नहीं होगा तो आप एनर्जी दोगे किसको? तो तीसरा पैरामीटर है N1. So this NAB, this is also proportional to N1. This is total number of atoms present at E1 stage. So ground state में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ये तीन पैरामीटर पे एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। NAB is equal to directly 86 proportional to this Q nu. इसको ज्यादा टाइम तक एनर्जी देनी पड़ेगी। NAB is directly proportional to delta T. साथ ही साथ ग्राउंड स्टेट पे भी, इस स्टेट पर नंबर्स ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन मिलेगा। एक साथ अगर इसको लिखना चाहे तो लिखा जा सकता है, सपोज दिस इज NAB, दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q nu delta T N1, and with proportionality constant we can write this NAB, it is equal to, here I will use one proportionality constant, and that proportionality constant is B12 Q nu delta T N1, where B12, this proportionality constant B12 is known as Einstein's coefficient. This is known as Einstein's coefficient. So this B12, this is the one proportionality constant used here, and this is known as Einstein's coefficient. We can given by Einstein. So what is happening here? We are just trying to find out the total number of absorption transition. This total number of absorption transition depends on three parameters. One is the energy given. Second, total time up to this energy is given. And third, total number of atoms present at ground state. ये तीनों से ये प्रोसेस कंट्रोल में होता है। इसको हमने एक साथ लिखा और इसके बाद एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखे हैं। This B12, this is known as Einstein's coefficient. अब ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं, which gives the total probability of
प्रोबेबिलिटी की बात होगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन. So this gives the total probability of absorption transition. So this is absorption transition. एक बार फिर से देख लो एंड बताओ क्लियर है कि कोई डाउट है? सर. ओके सर. बोलो. सर ये तो क्लियर है, लेकिन सर एटम और लेजर को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. कैसे मतलब अभी कनेक्ट करोगे? laser हाँ है? होगा यस 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 कनेक्ट होगा. अभी तो हम लोग जस्ट इनिशियल स्टेट में है ना. ये कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है. दिस इज वन पार्ट, सिंगल वन पार्ट. अब ये मान के चलिए लेजर 100% है तो उसका सिर्फ ये 5% है, 5 to 7% है ना. तो जस्ट कीप पेशेंस. हाँ हम आपको लेजर बनाना सिखाएंगे, गारंटी. हाँ जी बोलो सर. नीचे वो गिवन द टोटल के बाद क्या लिखा है? टोटल प्रोबेबिलिटी. इसलिए मैं कहता हूं जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो, है ना. where b1 is known as Einstein coefficient which gives the total probability of absorption transition. ये absorption transition की total probability बताता है. ओके सर. Okay, so we have now n1 numbers of atoms. These are many numbers of atoms transited through this absorption transition, and let's say this is n2. n2 atoms higher energy level पे पहुंच गया because of this absorption transition, and here its lifetime, this tau, it is equivalent to this is -8 second. higher energy level पर इसका lifetime जो है वो 10⁻⁸ सेकंड होता है. अब ये एवरेज लाइफ टाइम है एटम का. अगर चाहो ये इतना लाइफ टाइम देने के लिए आप ये एनर्जी गैप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन. हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन में कैलकुलेट करके रखा हुआ है दैट डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा e इज इक्वल टू x क्रास बाय 2. ओके सो एक इन पब्लिक इंटरेस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कैलकुलेट डेल्टा t हमने रखा 10⁻⁸. यू कैन कैलकुलेट डेल्टा e. इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, एवरेज गैप जो है वो कितना होगा, और इस e के बेसिस पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड, आपको करना चाहिए. ओके बट यहाँ लेजर में इसको वैसा नहीं पूछा जाता, बट हम यहाँ उसको परफॉर्म कर सकते हैं. ओके एनीवेज सो व्हाट आफ्टर दैट एट हायर एनर्जी लेवल द लाइफ टाइम इज 10⁻⁸ सेकंड. ये बहुत कम होता है. अगर हमने 10⁻⁸ सेकंड का इस पे कोई एक्शन नहीं किया तो अब ये एटम वापस ग्राउंड स्टेट पे आना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक टेंडेंसी होती है टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. कहा जाता है वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये है कि अगर उसको स्टेबल रहना है तो जरूरी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. जब तो लोग सरफेस टेंशन वाला चैप्टर पढ़े तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है व्हाई द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल. वाटर ड्रॉप जो है उसका शेप स्फेरिकल क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम होता है और अकॉर्डिंगली उसका जो सरफेस एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है. तो मिनिमम एनर्जी होने से सब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होता है. हमने यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल पे चढ़ा तो दिए, लेकिन अगर उसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया तो ये एटम्स आफ्टर 10⁻⁸ सेकंड ऑटोमेटिकली ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आने लगेगा. और जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो जो फोटॉन ये एब्जॉर्ब करके ऊपर चढ़ा हुआ है उस फोटॉन को ये इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट पे आता है. अब चूंकि ये स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसलिए सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. सो द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. सो वी शुड राइट सम लाइंस related to this spontaneous transition also. So second type of transition is spontaneous transition. So what is spontaneous transition? So in order to have a tendency of attaining, tendency of having minimum energy
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो इन ऑर्डर टू हैव अ टेंडेंसी ऑफ having minimum potential energy, minimum energy after 10 to the minus 8 second, this is the lifetime 10 to the minus 8 second, यहाँ पर टाइम को भी मेंशन करना पड़ेगा। so after 10 to the minus 8 second, the atoms of excited state E2, the atoms of excited state E2 come back to ground state. So it come back to ground state by emitting absorbed photon. यहाँ तक सेंटेंस समझ में आ रहा है? मैंने यही सेंटेंस में उसको किया, in order to have a tendency to have having a minimum energy, the atoms of excited state come back to the ground state by emitting absorbed photon. ये जो फोटॉन एब्जॉर्ब करके गया है उस फोटॉन्स को ये इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट पे आता है। This is a spontaneous process. This is a spontaneous process. That's why known as spontaneous transition. इसलिए इसको spontaneous transition कहते हैं। This is known as spontaneous transition. चलिए सेंटेंस को एक दो बार पढ़ो, अपने सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो, हो जाए तो बताओ। In terms of equation we can write this excited state A star. These are the A star. These are A star. This is equivalent to A plus H nu. इक्वेशन के फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं। हो गया? यस सर। सर हाँ जी बोले। अगर रेगुलर एनर्जी दें उसके बाद भी ऐसा ही होता है? कीप पेशेंस। क्या क्या होता है मैं बताते चला जाऊंगा वन बाय वन। स्टेप नंबर 2, अभी मैं स्टेप नंबर 2 पे पहुंचा हूं। ठीक है, यहां से रेगुलर एनर्जी दे रहे हो और यहां अगर बैठ गए वो 10 - 8 सेकंड तक एटम चलाएगा फिर वापस ग्राउंड स्टेट पे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जाना लगा रहेगा। तो कंटिन्यूएशन में एनर्जी देते जा, एटम्स हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, एटम्स ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट पे जब आएगा तो यहाँ पर ये फोटॉन्स निकलेंगे और ये फोटॉन्स चूंकि स्पॉन्टेनियसली निकल रहा है, ऑटोमेटिकली निकल रहा है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। हमने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर इसको लिख दिया A स्टार इज इक्वल टू A प्लस H nu। इतना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। Should I proceed? Yes, sir. Okay. So let again in the same statement, let NSP, SP stand for spontaneous, is the total number of spontaneous transition वहां पर हमने NA भी लिया, एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। एंड हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन किस बात पर डिपेंड करता है। एंड दिस NSP, दिस इज प्रोपोर्शनल, देयर इज नो एनर्जी गिवन। हायर एनर्जी लेवल पे हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो एनर्जी ऐसा टर्म पे यहाँ होगा नहीं। टाइम एक पैरामीटर हो सकता है, दिस इज डेल्टा t, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, बट हियर दिस डेल्टा t इज टाइम अप टू
the system is left free. जब तक आप सिस्टम को ऐसे छोड़ दोगे, उसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करोगे, तो एटम्स वापस ग्राउंड स्टेट पे आते रहेगा. So delta T, this is the time up to which the system is left free. And this NSP, this is also proportional to N2. हायर एनर्जी लेवल पे जितना ज्यादा एटम्स होगा वही तो नीचे वापस आएगा और ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ेंगे. So this NSP, this is directly proportional to N2 total number of atoms T2 stage. So excited state पर total number of atoms N2 है, तो उतने मैक्सिमम उतना मिनिमम ट्रांजिशन तो होगा ही. अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं. So we will have this NSP. This is proportional to delta T multiplied by N2, and with one proportionally constant we can write this NSP. It is equal to, and here another proportional constant is used, that is A21. And this 2 1 gives the direction of transition. यहाँ से 2 से 1 में हो रहा है 2 to 1. मैंने इससे पहले में B12 ये यूज किया था. That B12 means transition is from 1 to 2. पहले से दूसरे में transition हो रहा है. That's why that is B12. So this is A21 delta T multiplied by N2, where A21 is known as Einstein's coefficient. Einstein's coefficient, which gives the total probability of spontaneous transition. So in the first case, when we are using B12, that B12, the physical significance of that B12 is that gives that total probability of absorption transition. Here we are using A21. यहाँ पर हम लोग A21 use कर रहे हैं. This is another Einstein coefficient, and the physical significance of this A21 is which gives the total probability of spontaneous transition. ये जो है आपको spontaneous transition की probability बताता है. चलिए यहाँ तक पढ़ कर लीजिए. हो गया? यस सर. हाँ, हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में भी Yes, कमेंट sir. कर दिया करो, ज्यादा है तो, है ना. हो गया सर करके तो फिर अपन आगे बढ़े. एनीवे, सो अब यहाँ पर ये हमारे पास अब दो ट्रांजिशन हो गया. पहले एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया. अब वहां पर वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुका, और 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद चूंकि उसकी टेंडेंसी है कि उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो वो हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में जंप कर गया. जब वो जंप किया तो जो फोटॉन ये एब्जॉर्ब करके गया, उसी फोटॉन को ये इमिट करके ये बाहर नीचे आ गया. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फोटॉन्स, ये एक दो फोटॉन्स नहीं है, ये बहुत सारे फोटॉन्स जो है वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के थ्रू ये ट्रांजिट करेंगे. ये जो फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स को क्या हम ऐसा लेजर यूज कर सकते हैं? क्योंकि भाई लेजर इज द ग्रुप ऑफ फोटॉन्स. यहाँ पर बहुत सारे फोटॉन्स इमिशन के रूप में निकल रहा है. क्वेश्चन ये है, क्या हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं, इसको ऐसा लेजर यूज कर सकते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, नो. Reason is all these photons, these are random photons. ये random photons होते हैं. हम किसी लाइट सिस्टम को, किसी बीम को हम तब यूज कर पाते हैं जब उसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, किसी प्रकार के स्पेशल प्रॉपर्टी हो. अदरवाइज कमरे में जलाने के काम आता है लाइट. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे मोनोक्रोमेटिक हो गया, उसका यूज बढ़ गया, तो और भी और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गया, उसके एप्लीकेशंस बढ़ जाते हैं. वैसे ही यहाँ पर ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, all these photons are useless photons. Why? Because these photons are
मूविंग रेंडमली, ये रेंडमली कोई एक्स एक्सिस में जा रहा है, कोई वाई में जा रहा है, कोई जेड में जा रहा है. सो ऑल दीज photons आर रैंडम photons, नो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट्स व्हाई ऑल दीज photons आर यूजलेस photons and कैन नॉट बी यूज्ड एज लेजर, सिंस the photons emitting through spontaneous process are random. All these photons are random, no polarization, no nothing, no characteristics, so can not be used as a laser. इसको हम लेजर के इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब ये random photon क्यों? क्वेश्चन ये है, why these photons are random? Because this process is spontaneous, ये ऑटोमेटिकली है, फ्री है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है. हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि हमने एटम को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे दे दिया और हायर एनर्जी लेवल पे देके छोड़ गए, इसको भूल गए. जैसे हमने इसको छोड़ा, ये एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट हायर एनर्जी लेवल से अपनी मर्जी से आफ्टर 10⁻⁸ सेकंड एक ग्राउंड स्टेट पे वापस आने लगा. प्रोसेस अनकंट्रोल्ड है. अगर हम ये फोटॉन्स को यूजफुल अगर बनाना है तो उसको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी. तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको अपने कंट्रोल में लें, उसको रैंडम ना रखें. मींस ये जो प्रोसेस हो रहा है ग्राउंड हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट जाने का, इस प्रोसेस को हम अपने कंट्रोल में लें तो जाकर के ये फोटॉन्स जो है वो यूजफुल बन सकता है. इसके लिए क्या करते हैं कि बिफोर 10⁻⁷ सेकंड, ये 10⁻⁸ सेकंड अगर हुआ तब तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट पे आने लगेगा. बिफोर 10⁻⁸ सेकंड हम हायर एनर्जी लेवल पर ऑफ फोटॉन देते हैं. अब ये बिफोर 10⁻⁷ सेकंड जब ये हायर एनर्जी लेवल पे हम फोटॉन देते हैं तो ये एटम्स ग्राउंड स्टेट पे आना शुरू होता है. अब जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब क्या होगा, एक फोटॉन तो ये पहले से दबा के बैठा है, हमने एक एक एटम पे एक एक फोटॉन देके रखा हुआ है, दूसरा फोटॉन हमने यहां पे दे दिया, तो ये जो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है अब ये दो पैरेलल फोटॉन्स देगा. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिगरिंग प्रोसेस, स्टिमुलेशन प्रोसेस. सो दिस ट्रांजिशन इज नोन एज स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन. So this is known as stimulated transition. So the third type of transition is known as stimulated transition. Actually, this is that term which is originally added by Einstein. ये बाकी चीज तो ये ऊपर जाने से नीचे आने से एनर्जी का लेना देना चलता है, ये तो नील्स बोर ने दिया था. नील्स बोर ने कहा था कि अगर लोअर एनर्जी लेवल है हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, है ना. ये प्रोसेस तो नील्स बोर ने दिया था, उसी प्रोसेस को हम लोगों ने एब्सॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रूप में पढ़ लिए. एडिशनल जो टर्म है दैट इज द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन. दिस इज ओरिजिनली गिवन बाय आइंस्टाइन and this is mainly responsible for releasing laser. How? We will see later. So the third type of transition is stimulated transition. So before 10⁻⁸ second, the atoms of E2 state means higher energy level are given to additional photon or more photons in a particular direction, more photons, and this is controlled photons, not the random, controlled, क्योंकि हमको इस प्रोसेस को कंट्रोल में करना है. So when we give some more photons, then atoms come back. Sorry, then each atom comes back by emitting two parallel photons.
एक तो पहले से लेके रखा हुआ है, हमने हायर एनर्जी लेवल पे फोटॉन्स दिया, एटम ने फोटॉन से एब्जॉर्ब किया और ये कंट्रोल फोटॉन था और उसको लेकर के ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आया। जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है तो ये दो फोटॉन ले रहा है। So each atom comes back by emitting two parallel photons. This is a stimulation process. हम उसको मजबूर कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। So this is stimulation process. That's why known as stimulated transition. So in terms of equation, A star, ये एटम जो हायर एनर्जी लेवल का A स्टार है, इसको हमने फोटॉन दिया, we are giving photon h nu, इसके बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आकर के बन रहा है A और दो फोटॉन दे रहा है 2h nu. So this is that equation. Check this. सर हाँ जी, सर जब हम लोग फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी दिए तो वो हायर स्टेट में गया, मतलब हाई एनर्जी लेवल पे। तो जब हम उसको और फोटॉन दिए तो उसको और हाई एनर्जी लेवल पे जाना चाहिए, तो नीचे क्यों आ रहा है मतलब? गुड क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर क्वेश्चन। देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर तुरंत मैंने ब्रैकेट में लिखा था दिस इज दैट कंट्रोल्ड वन, मींस यहाँ पर मैं रैंडम फोटॉन नहीं दे रहा हूँ। अगर वैल्यू हम फोटॉन देते हैं, अगर वो रैंडम फोटॉन अगर हम देते हैं तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि ये जो एटम्स है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। लेकिन हम ये जो फोटॉन दे रहे हैं उसको कंट्रोल कर दे रहे हैं, इसलिए इसको स्टिमुलेटेड कहा जाता है। हम उसको मजबूर कर रहे हैं, बेटा तुमको नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रिगरिंग, दिस इज नोन एज स्टिमुलेशन। ओके, जैसे बिलियर्ड बॉल का गेम होता है ना, यहाँ पर हम लोग फोटॉन का, लाइट का पार्टिकल नेचर यूज कर रहे हैं। एटम इज अ पार्टिकल, फोटॉन इज अ पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को कोलाइड कर रहे हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को कोलाइड कर रहे हैं। ऐसे कोलिजन होना चाहिए कि ये फोटॉन ऊपर जाने के बजाय ये सॉरी ये एटम ऊपर जाने के बजाय ये एटम ग्राउंड स्टेट पे। ओके, तो इसको इंटेंशनली, these are not random photons, हम उसको इंटेंशनली इस प्रकार से उस फोटॉन्स को दे रहे हैं कि एटम जो है वो ट्रिगर होकर के, स्टिमुलेट होकर के ग्राउंड स्टेट पे वापस आए। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टिमुलेशन ट्रांजिशन। अगर रैंडम फोटॉन देंगे तो यस देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये जो एटम्स हैं ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। ओके, उसको सेकेंडरी एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन कहते हैं। इसका भी फिजिक्स है, बट इन केस ऑफ लेजर हम यहाँ पर स्टिमुलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन यूज करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes. Okay, so again we will write some more similar lines जो हमने इससे पहले दो ट्रांजिशन के लिए लिखा। So let n st, here st stands for stimulated, is total number of stimulated transition अब ये किस बात पर डिपेंड करता है इसको देखते हैं। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, सो दिस NHT इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q nu। हम यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी पैरामीटर को हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q nu। हियर दिस Q nu इज एनर्जी गिवन टू द एटम्स ऑफ E2 state। हायर एनर्जी लेवल पे दे रहे हैं, so this is the energy given to the atoms of higher energy level here in E2 state. Again, time factor is also important. E2 state, higher energy level. So this energy, this Q is the energy given to the atoms of higher energy level E2 state. So this NHT, it is total
time up to the energy is given. जितना ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस होगा। थर्ड ऑब्वियस है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम ही नहीं होगा हायर एनर्जी लेवल तो किसको स्टिमुलेट करोगे? So this is also proportional to N2, total number of atoms present at each stage. तो हायर एनर्जी लेवल पर जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। अब इसको एक साथ लिख लें। So this now NHT, it is proportional to Q nu delta T N2, and this implies one proportional constant। proportional हटा दिए, एक constant हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, that is B21। पहला वाला जो कोफिशिएंट था B12 था, 12 means transition is from 1 to 2, here this is B21। तो जहां जहां एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है वहां पर B कोफिशिएंट यूज करते हैं। पहले केस में भी हम लोगों ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यहां से हायर एनर्जी लेवल पे ले गए, हमने B12 यूज किया। ऊपर से नीचे ग्राउंड स्टेट पे ला रहे हैं, स्टिमुलेट करा रहे हैं, और यहाँ भी एनर्जी दिया जा रहा है, यहाँ पर फिर से हमने B21 यूज किए, और जो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो रहा है वहां पर हम लोग A21 इस्तेमाल किए हैं। सो दीज आर नोन एज आइंस्टाइन्स A-B कोएफिशिएंट्स। सो हियर दिस इज B21, सो दिस इज Q nu delta T N2, where B21 is known as Einstein's coefficient, which gives the total probability of stimulated transition तुमको याद करने में रखने में परेशानी ना हो, प्योर थ्योरेटिकल में मैंने सेंटेंस को जस्ट सिमिलर रखा हुआ है, कोई नया नहीं रखा। इसको भी मैंने सेम रखा, यहाँ पर भी जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ उसमें वही अलग, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज हो रहा है प्रोसेस। एक में एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, दूसरे में हमने रख दिया स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, एंड इन द थर्ड केस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। ये तीन प्रकार के ट्रांजिशन हम लोगों ने लिया और तीन प्रकार के कोएफिशिएंट हमने लिया। चलिए इसको लिखिए जल्दी, एक डाउट हो तो तुरंत पूछिए, कुछ लाइंस और यहाँ पे लिखने हैं, देन आई विल ले। सर। हाँ जी सर वहाँ पर T2 के बाद में क्या लिखा हुआ है? T2 सर इधर ये प्रेजेंट है T2, it's E2, this is N2, this is delta T, there is no T2। नहीं सर ब्रैकेट में E2 स्टेट ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में जो लिखा गया है that is this is E2, this is E2 and where is bracket, this is new, where is E2, there is no T2। So just repeating, NHT the total number of stimulated transition। इसलिए मैं कहता हूँ अपने सेंटेंस पे थोड़ा जूम करके लिखने की कोशिश किया करो। NHT this is proportional to Q nu, where this Q nu is the total energy given to the atoms of higher energy level। NHT this is delta proportional to delta T, this delta T is time up to the energy is given। Third this NHT this is proportional to N2, this is the total number of atoms present at higher energy level। तीनों को हमने एक साथ लिखा, so this is proportional to Q nu delta T and N2, and then we are using one coefficient that is B21, and this B21 is another Einstein coefficient which gives the total probability of stimulated transition। इतना ही है। सर लिख लिए, टाइम हो गया, लीव करें क्या? एक मिनट रेस्ट। So these are three types of transitions given by Einstein in 1970। अब ये जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है, ये स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन फर्दर चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ के एटम से बात कर रहे हैं। एक एटम था जिसने एक फोटॉन पहले से लेके बैठा पड़ा है, जैसे इस एक फोटॉन को जो हायर एनर्जी लेवल पे है, एक एटम को जो हायर एनर्जी लेवल पे है उसको एक फोटॉन जैसे हमने दिया,
ये स्टिमुलेट हुआ और स्टिमुलेट होकर के ये 2 फोटॉन देता है, 2 पैरेलल फोटॉन्स। यहाँ पे मैंने लिखा one atom giving 2 parallel photons। ये 2 पैरेलल फोटॉन इन द सेम डायरेक्शन पे है, ये फिर से 2 एटम को स्टिमुलेट करता है और एक एटम, ये हाई एनर्जी लेवल के एटम है, ये फिर से 2 फोटॉन देते हैं, ये फिर से ये 2 से 4 हो गया। इसके बाद ये 4 फोटॉन जो है 4 एटम को स्टिमुलेट करता है, एक एटम जो है वो एक 2 फोटॉन फिर से देंगे, ये फिर से एक एटम्स को स्टिमुलेट करेंगे and each atoms will give 2 parallel photons and by continuing this phenomena numbers of photons increases in multiple order। ये फिर से यहाँ पर हो रहा है, 1 फोटॉन से 2 फोटॉन, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 32, 64, 128, 512, 1024 मल्टीपल बाइनरी ऑर्डर्स में ये बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने के साथ साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है। जब इनके बीच का डिस्टेंस अगर कोई कम होता है और हम अगर कोई वेव थ्योरी पे भी अगर कोई बिलीव करते हैं, तो ये सारे के सारे फोटॉन्स आइडेंटिकल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेनोमेना को फॉलो करता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेनोमेना को फॉलो करने के बाद फिर एक बीम के फॉर्म में, हाई इंटेंस बीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड दैट हाई इंटेंस बीम इज नोन एज लेजर। So we will continue in the next lecture about the details of this. Okay? Okay, sir. Now you can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir।